नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज आपकी कंप्यूटर क्वेश्चन क्लास में। क्योंकि यहां पर आपके लिए कंप्यूटर के 50 प्रश्न वो होने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो आंसर होगा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और आपसे पूछ सकता है दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी उसमें आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और जो चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। और वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको आंसर बताना है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। जो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है आखिर उसका क्या नाम था। तो भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, जिसको सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है आखिर उसमें किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आपके द्वि आधारी प्रणाली जिसको बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में आपके कितने नंबर होते हैं, जो बाइनरी संख्या होती है वो आपकी 0 और 1 होती है। तो किसका प्रयोग किया गया था, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्वि आधारी सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। जो कंप्यूटर का क्षेत्र है आखिर इसमें महान क्रांति कब से आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई है वह आई है सन हमारे 1960 ईस्वी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी प्रमुख विशेषता थी। तो अभी हम पढ़कर आए हैं जो ये पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और जो पांचवी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया गया था। आपको कमेंट में बताना है जो तीसरी पीढ़ी की थी आखिर इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद पिछली क्लास देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के बाद में मिल जाएगी। जब तक आप वीडियो जैसे एंड में पहुंचेंगे तो आपके सामने तुरंत इसके पहले वाला वीडियो आ जाएगा। पूछा गया है, मॉनिटर के डिस्प्ले साइज को कैसे मापा जाता है। जैसे आपको जो मॉनिटर रखा होता है आप लाते हैं, कहते हैं 18 इंची का है, 22 इंची का है, 24 इंची का है। आखिर उसको कैसे मापा जाता है, क्या आप इसको सीधी ऐसे नापेंगे वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो नहीं, इसको नापा जाता है बेकर्णाकार। जो मॉनिटर होता है इसके साइज को कैसे नापा जाता है, तो इसको हमें डायनोमिकल नापा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेकर्णाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सीपीयू और एएलयू के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। जो सीपीयू का होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पूछा गया है कि सीपीयू और एएलयू के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो वो होता है हमारा सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक या प्रिंटर। तो पूछा गया है कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो वो हो जाएगा आपका जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। इसका प्रयोग होता है गेम खेलने के लिए और यह एक इनपुट डिवाइस होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, माइक इनपुट है, लेकिन जो आपका प्लॉटर होता है यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रिंटर हो गया, जी आपके आउटपुट डिवाइस होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कीबोर्ड में कैप्स लॉक कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। किस प्रकार की कुंजी होती है। जो कैप्स लॉक कुंजी होती है आप कहेंगे यदि हम उसको प्रेस कर देते हैं
तो क्या होते हैं, सारे लेटर कैपिटल लिखने लगते हैं। कैप्स लॉक को ऑन करते ही सारे लेटर कैपिटल लिखने लगते हैं। आखिर वो कौन सी की होती है, तो वो होती है हमारी टॉगल की। उसको जो कैप्स लॉक होता है, आखिर उसको किस की के नाम से जाना जाता है, तो उसको टॉगल की के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है सबसे तेज गति का प्रिंटर जो अक्षर और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट करता है, आखिर वो कौन सा प्रिंटर कहलाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट, लेजर या डेजीव्हील। पूछा गया है सबसे तेज गति का प्रिंटर जो अक्षर और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट करता है, तो वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। और वर्तमान में लेजर प्रिंटर का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है, आखिर वो क्या कहलाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वह हमारा प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना का कार्य करता है। कंप्यूटर का आखिर कौन सा भाग है जो गणना और तुलना करने का कार्य करता है, तो वो होता है हमारा ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप सीधे वहाँ पर बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपको कमेंट बॉक्स में अंत में जरूर बताना है टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा भेजने की अनुमति देता है। कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा भेजने की अनुमति देता है, तो वो होता है आपका मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। जो OCR होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे जो OCR होता है, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखेंगे OCR का फुल फॉर्म क्या होता है तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और यह एक इनपुट डिवाइस होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है आखिर वो क्या होती है, तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है वो होती है रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो रोम होता है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी है। तो अभी अभी हमने रोम का फुल फॉर्म पढ़ा, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इस बात को याद रखेंगे। जो रैम होती है वो हमारी अस्थायी और वोलेटाइल होती है। जो रैम होती है वो हमारी, याद रखेंगे, अस्थायी और वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो किस प्रकार होती है, तो वो हमारे नॉन वोलेटाइल होती है। जी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपकी एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आप इन सभी क्वेश्चनों को अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, और आप इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। बिट से बड़ा होता है निवल, निवल से बड़ा होता है बाइट, और बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। जो 8 बिट का समूह होता है आखिर उसको क्या कहते हैं। जो 8 बिट का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है, और 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, तो जो 4 बिट होता है इसके समूह को निबल कहा जाता है। याद रखेंगे 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है और 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 1 KB में 1 KB किसके बाइट बराबर होता है। जो 1 किलोबाइट होता है, आप देखें KB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 1000 बाइट नहीं होता है, 1022 नहीं, 2 की पावर 10 या 2 की पावर 20। आप देखें दो ऑप्शन है यहाँ पर, 10-20 का अंतर है। आखिर कुछ जो स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होगा वो सीधे क्या लगा देंगे 1000, लेकिन 1000 यहाँ पर आपका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 2 की पावर 10 बाइट। 1 किलोबाइट में किसके बराबर होता है, जो 1 किलोबाइट होता है वो हमारे 2 की पावर 10 के बाइट, 2 की पावर 10 बाइट के बराबर होता है। जब 2 की पावर 10 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1024। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1024। तो जो 1024 बाइट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं वो हमारे 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह मेमोरी जो CPU के सबसे करीब होती है
और सबसे तेज होती है। वह मेमोरी जो सीपीयू के सबसे करीब होती है और सबसे तेज होती है। आखिर वो कौन सी मेमोरी होती है? तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है, वो सबसे तेज और सीपीयू के सबसे करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है कि जो रैम और रोम होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आपको क्या करना है, कमेंट करते चल रहा है, जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित? जो फ्लॉपी डिस्क है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो जो फ्लॉपी डिस्क है वह हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो यह हमारे सेकेंडरी मेमोरी से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैम को एक और नाम से जाना जाता है, आखिर वो क्या है? जो रैम होता है उसको हम वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जानते हैं। अभी हम पढ़ कर आए थे जो रोम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है और जो रैम होता है उसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CDRW का क्या अर्थ? जो CDRW है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो जो CDRW होता है CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पर सिर्फ आपसे RW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आधा ही फुल फॉर्म पूछ सकता है और पूरा भी। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का फुल फॉर्म होता है रीराइटेबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा और प्रोग्राम के स्टोरेज के लिए डिस्क इकाई का प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रकार का कार्य है? डेटा और प्रोग्राम के स्टोरेज के लिए डिस्क यूनिट का प्रयोग किया जाता है, आखिर ये किस प्रकार का कार्य है? तो यह एक स्टोरेज कार्य होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और देखेंगे ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है MS वर्ड किसका उदाहरण? जो MS वर्ड है आखिर ये किसका उदाहरण है? जो MS वर्ड है ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जो MS वर्ड है यह क्या है? जो MS वर्ड है वह आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। MS वर्ड हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो ऑरेकल क्या है? तो ये ऑरेकल है आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है। जो लाइनक्स, यूनिक्स और विंडो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो ऑरेकल है वो क्या है? ये आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग कहा जाता है। आखिर कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। यदि आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डाउट होता है और यदि आपको कोई भी थ्योरी कमजोर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा और उसी टॉपिक पर आपका वीडियो जल्दी जल्दी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपको यदि चैप्टर वाइज टॉपिक चाहते हैं, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करवाने के लिए, या किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट को अच्छी तरीके से पूरा क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस टॉपिक से ज़्यादा समस्या है। पूछा गया है वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, नियंत्रित करने और अधिक क्षमता देने के लिए बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन आपका सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा नेटवर्क का हिस्सा कौन सा? जो सबसे बड़ा नेटवर्क है आखिर वो कौन सा होता है? जो लैन होता है ये आपका छोटा नेटवर्क होता है। लैन से बड़ा क्या होता है? ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
छोटा लैन होता है, लैन से बड़ा मैन होता है, और मैन से बड़ा क्या होता है, बैन होता है। पूछा गया कि सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, तो आप कहेंगे इंटरनेट से बड़ा आपका कोई नेटवर्क नहीं है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है हमारा इंटरनेट, जो आपका पूरा विश्व स्तर पर कार्य करता है। पूछा गया है किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है। किसी भी वेबसाइट या वेब ब्राउजर का पहला मुख्य पेज वेब पेज होता है, आखिर वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा होम पेज कहलाता है। आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, जो पहला पेज खोलता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस होता है, आखिर उसके कितने भाग होते हैं, तो एक ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। पहला होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम, और बीच में एक चिन्ह होता है जिसको @ चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर www का प्रयोग करने से पहले HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो www की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो HTTP फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और www की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पूछा गया है नेटवर्क में सबसे धीमी ट्रांसमिशन स्पीड किस केबल की होती है। जो नेटवर्क में सबसे धीमी ट्रांसमिशन स्पीड होती है, आखिर वो कौन सी केबल की होती है, तो वो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इस प्रकार से आपकी जो केबल होती है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है तो इनकी स्पीड सबसे स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लैन का पूर्ण रूप क्या। जो लैन होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए। मतलब कहने का कंप्यूटर हैकर से आक्रमण से बचाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। किसको इंस्टॉल करना चाहिए, तो वो फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है सामान्यतः कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। जो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, आखिर उसमें कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में टोटल 104 बटन होते हैं। और जो आप देखेंगे आप कहेंगे 104 तो हमने ज़्यादा गिने थे, हमारे दोस्त का गेमिंग वाला कीबोर्ड है उसमें ज़्यादा होते हैं। जो गेमिंग वाला कीबोर्ड होता है उसमें आपके 110-12 भी बटन होते हैं, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड आते हैं उसमें आपके 104 या कहीं कहीं आपको 105 भी बटन मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे जो शिफ्ट बैक स्पेस होता है और शिफ्ट होता है उनको छोटे छोटे बना दिया जाता है। तो आपको अधिकतर लगाना है ऑप्शन 104। यदि 104 नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर वरीयता देंगे 105 को, लेकिन आप 104 105 लगाएंगे। यदि ऑप्शन में 104 है तो आप 104 को वरीयता देंगे। सामान्यतः स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें टोटल आपके 104 बटन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है DNS का पूर्ण रूप क्या है। जो DNS होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क पर स्वयं की प्रति बनाता है, आखिर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा वॉर्म। याद रखें वो क्या कहलाता है, वो वॉर्म कहलाता है। जो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, स्वयं की प्रतियां कौन बनाता है, तो जो स्वयं की प्रतियां बनाता है वो वॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किसके उदाहरण। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स है, आखिर ये किसके उदाहरण है, तो ये वेब ब्राउजर के उदाहरण है। इंटरनेट और जो फायरफॉक्स ये क्या है, ये हमारे वेब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, चारों के आंसर बताने वाला हूँ। कट करने के लिए पूछा है तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करेंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग होता है। और अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग होता है। तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप किसी फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो किसी फाइल को हमेशा के लिए हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट के साथ डिलीट। यदि आप जैसे कोई फोल्डर है, आपने जो फोल्डर है इसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया तो वो आपके रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कोई फाइल हमारी हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए शिफ्ट F11 का प्रयोग किया जाता है। और जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी F1 से लेकर F12 तक, टोटल 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और जो F1 होती है वो आपकी हेल्प की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो वर्ड डॉक्यूमेंट है आखिर इसके लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो होता है आपका .docx। वर्तमान में जो एक्सटेंशन नेम क्या है? तो वो है आपका .docx। और यदि यदि आपसे पूछे 2003 के पहले MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या था? तो 2003 के पहले था .doc। लेकिन आप देखेंगे कि 2003 के बाद आपका 7/2010 है, वो उसका क्या नाम है? उसका एक्सटेंशन नेम है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए जैसे आप कहेंगे हम राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन आप F5 की मदद से भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कर्सर टेस्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? जो कर्सर टेस्ट होता है आखिर उसमें आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो आप कहेंगे वो होता है इनर्सन पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अवांछित या अनचाहे मेल को क्या कहा जाता है? जो अवांछित या अनचाहे मेल होते हैं आखिर उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्पैम मेल। जिन ईमेल की आवश्यकता हमें नहीं होती है तो उनको अवांछित मेल के नाम से जाना जाता है और उनको स्पैम मेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? जो वर्ड प्रोसेसिंग है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है उपयोगी बनाना। जैसे मतलब आप कीबोर्ड से आपका यदि कीबोर्ड सीपीयू में कनेक्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? आप ए दबाते रहेंगे, क्या कुछ होगा? जब तक तो प्रोसेस नहीं हो जाए, जैसे आपका वो कीबोर्ड है वो आपका सीपीयू से कनेक्ट है, मदरबोर्ड से कनेक्ट है, तभी आपका प्रोसेस होकर वो कार्य करेगा। तो जैसे आप क्या पूछा गया है प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? उसको उपयोगी बनाना है। आपका जैसे कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है, आप कुछ भी प्रेस करते हैं, क्या कुछ प्रेस होगा? नहीं होगा। तो उसको होता है प्रोसेसिंग बनाने का अर्थ होता है उसको उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को। याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हुआ। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या आपका माइक्रो प्रोसेसर का, या वैक्यूम ट्यूब का? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सामने जो वीडियो की लिंक आई होगी तो आपको इसी वीडियो को क्लिक करना है। तो जो पिछली क्लास के 50 क्वेश्चन थे वो भी आपके साथ होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।